एजेंसीज की कार्रवाई के अलावा ये जो विपक्ष का आरोप है वो है लोकतंत्र बचाओ। वो कहते हैं देश का संविधान खतरे में है। इलेक्शन कमीशन से लेकर जितनी देश की एजेंसियां हैं उन सब पर एक सरकार का, एक पार्टी का कब्जा हो। अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो हमारे मित्र लोग बैठे हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इसमें? देखिए ज्यादा ही है, ज्यादातर हैं। और उसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बारी वोट हुई उनके पास होगी, बट दे कुडंट वोट फॉर सम रीजन और द अदर। देखिए मेरी उम्र आपसे काफी ज्यादा है, तो मैं आपको बताता हूं हमारे देश के इतिहास में 1947 से लें तो लोकतंत्र जो है, हमारे डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी सिर्फ एक ही बार खतरे में आए। कब? जून 1975, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के दौरान सारे सिविल लिबर्टीज हटा दिए गए थे। अब जो बात जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और मैं एक और बताऊं, डेमोक्रेसी में एक और, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर में एक और विशेषता होती है। एक है धारा 356। अगर मान लीजिए आप केंद्रीय सरकार को चला रहे हैं और कोई राज्य सरकार आपको तंग कर रही है, तो 356 धारा लगा के आप उसको डिसमिस कर देते हैं। भाई साहब मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए हैं, एक बार भी हमने 356 लगाई है? एक बार भी? कोई मेरे को एग्जाम्पल दे दे। और इन्होंने 100 बार लगाई है, 100 बार। और एक उनकी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 50 बार खुद लगाई है। ये क्या संविधान की बात करते हैं, जिसको संविधान की समझ नहीं है। अच्छा ये कहते हैं, एक और मैं एक प्रोग्राम में था, आप जैसे बहुत काइंड एंकर थी, वो थोड़ी सी मेरे को तंग करने की कोशिश करी थी। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है कि तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। और मैंने, अंकल आंटी, 17 बार तो कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुकी है। हम कभी नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। ये जब चीज फर्स्ट टाइम वोटर्स को, और जो हम, मेरे 2 इंपॉर्टेंट वोट्स हैं, मेरी बड़ी खुशी है हमारे बीच में हमारी बेटियां भी बैठी हैं। विमेन सेंटर डेवलपमेंट से हम विमेन लेड डेवलपमेंट गए हैं। और जो विमेन रिजर्वेशन बिल हुआ है, मैं फॉरेन सर्विस का 1974 में मैंने ज्वाइन की थी जयशंकर जी से 3 साल पहले जी। और मैंने जहां पे भी काम किया, जहां पे भी विमेन लेड डेवलपमेंट हुई है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जो है 30% बढ़ी है। भारत में भी वही होने वाला है। अगले एक सवाल है सर, आपने जीडीपी से अर्थव्यवस्था की बात की है, बहुत अच्छी बात है, और अर्थव्यवस्था बढ़ भी रही है, कोई शक नहीं है। एक लोग बड़े परेशान हैं, आप उस विभाग के मंत्री हैं, पेट्रोल की कीमत किसी राज्य में, एक सेकंड सर सवाल तो सुन लीजिए। सिक्सर देने मैं आउट ऑफ द ग्राउंड लगाऊंगा इसको यार। एक सेकंड बिल्कुल लगाना सर, अच्छी बॉल, कई बार क्या होता है कि फुल टॉस को आदमी लगाता है, लेकिन पेट्रोल सेंचुरी मार रही है ना सर, 100 बार चली गई। सर एक सवाल सुन लीजिए, आप उसके बाद सिक्सर मारिएगा, क्या पता बाउंड्री पे कैच हो जाए। मेरा सवाल यह है, ये जो पेट्रोल और कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, इसको आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आते हैं? भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन की सरकार 50% से ज्यादा है, आप जनता को राहत देना चाहते हैं, दे दीजिए। या ये वादा करके आज चले जाइए कि 2024 के अंदर आप गारंटी दे दीजिए कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को ले आएंगे, जनता को एक समान हर राज्य में पे करना पड़ेगा पेट्रोल की और डीजल की कीमत में। अब सिक्सर लगा दीजिए। सिक्सर नहीं, मुझे डर है कि ये मेरे जो यंग फ्रेंड्स है वो सोचेंगे हम, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था मुझसे पूछने के लिए कि मैं फ्रंट फुट पे लगाऊं इसको। देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्राइस कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, और एक होता है, क्योंकि कच्चा तेल, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय बहुत जबरदस्त गति शक्ति बढ़ रही है। हमारी जो ऑयल कंजम्पशन है क्रूड ऑयल की, वो ग्लोबल कंजम्पशन से 3 गुना ज्यादा है। अगर 1% ग्रोथ है दुनिया में, हमारी 3% है। सवाल यह है कि हम कच्चा तेल का जो आयात है, इंपोर्ट 85% है। हम जो भी, ये 14 से भी पहले भी था, नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ रही है।
तो हम 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पे, फिर हम अपनी रिफाइनरीज में उसको पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, और जो हमारी नेचुरल गैस है उस पे हम 50% डिपेंडेंट हैं। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर में दाम बढ़े हैं? सर मेरा और सवाल मैं है सुनो जीएसटी नहीं, लगा और मैं दीजिए। जीएसटी पे आ रहा हूं अंकिल जी, एक मिनट, 2 मिनट दो मेरे को। हमारे दुनिया भर में दाम बढ़े हैं, भारत में 2-3 साल में कम हुए हैं। और इस समय सवाल ये होना चाहिए, बिकॉज रेड सी में टेंशन है, ईरान और इसराइल में टेंशन है, दाम बढ़ने चाहिए पर आपने तो कम कर दिए। तो ये एक है। जहां तक जीएसटी में, हम बिल्कुल जीएसटी लगाने के लिए इच्छुक थे। केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये जीएसटी काउंसिल में बात लानी चाहिए। इलाहाबाद में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जो भी विपक्ष के राज्य थे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होते हैं भाई साहब आपको पता है वो कंसेंसस से होते हैं, तो वहां पे जो विपक्ष के राज्य थे सबने इसका नेगेटिव किया। क्यों किया? और मैं, आपके राज्यों ने सपोर्ट कर दिया? सबने सपोर्ट किया। सुनिए तो सही, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। दूसरा ये सवाल गारंटी, मैं ना जयशंकर जी के मंत्रालय की गारंटी देता हूं, ना वित्त मंत्रालय। जीएसटी वित्त मंत्रालय में आता है, एक साउथ ब्लॉक में, एक नॉर्थ ब्लॉक में। अब निर्मला जी को बुलाइए, उनसे पूछिए हमने क्या किया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, 2 बार कम की, नवंबर 21, मई 22। उससे पेट्रोल और डीजल का दाम 16 रुपए और 13 रुपए कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य थे उन्होंने अपना वैट कम किया, उससे क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पेट्रोल जो है 13 रुपए कम का बिकता है, उनका ज्यादा। और ये ऑपोजिशन वाले क्या कहते हैं, इसको आप कब करेंगे? अरे खुद तुम मान्य अपना वैट कम कर दो। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? बाकी जगह। अभी हमने क्या किया, इस बार 400 पार ज्यादातर राज्य हमारे होंगे। उसके बाद जो सेंटर निर्णय करेगी, जो बाकी राज्य होंगे वो भी अपना वैट कम करेंगे, और फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार है ही अभी, महाराष्ट्र में भी है ना, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार, मतलब जिस तरीके की मैं चाहता हूं नहीं है, पर गठबंधन की सरकार होगी जरूर। ओ, एक तरफा चाहिए पूरा अपनी पार्टी का। लेकिन एक सेकंड, एक जादू समझा, आप सब जादू जानना चाहते हैं, तमाम आपकी दलीलें हमने सुन ली। एक जादू जो आप लोग करते हैं कि चुनाव के एन पहले कीमतें घट जाती हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव थे तब भी कीमत तभी घटी नहीं कमी हुई। मैं आपको रोकना चाहता हूं, चुनाव यहां 5 साल में 10 बार होते हैं। कीमत सिर्फ अप्रैल 2022 में कम हुई है, और उसके बाद अभी 2 रुपए कम हुई है। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए, मुझसे यही सवाल पूछा जाता था आप ही की कोलीग्स ने कि आप अभी करने वाले हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। मैंने कहा चुनाव का इसके साथ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जो कच्चे तेल की इंपोर्ट है वो पब्लिक सेक्टर भी करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। इसका डिपेंड करता है इंपोर्ट प्राइस इंटरनेशनल। अभी हमने पीछे 2 रुपए कम किया, और इंटरनेशनल प्राइस उस समय 80 थी, अब 90 हो गई है, ऊपर बढ़ रही है टेंशन के कारण। बट आपको तो चिंता, और मुझे खास करके चिंता ये होनी चाहिए जब तक मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हूं, कि दाम बढ़ ना जाए। तो चुनाव का दाम के साथ कुछ ही लेना देना नहीं है। मैनिफेस्टो में इस बार ऐसा क्या होगा कि आप लोग बीजेपी के लिए कि मेरे को 370? एक शाम बुला के पहले मैं मैनिफेस्टो लीक कर दूंगा, असलियत है मुझे पता नहीं है। मैनिफेस्टो के काम हुआ है, पर अल्टीमेटली क्या कल आएगा वो तो कल सुबह 9 बजे के करीब माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारा संकल्प पत्र आपके सामने रखेंगे, उस समय पता लग जाएगा। फिर भी उसकी दिशा कुछ तो बताइए कि किस दिशा में, क्योंकि देखिए अभी तक जो मैनिफेस्टो में आप लोगों की बड़ी बातें होती थी, अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, ये सब तो खत्म हो चुका है एजेंडा। तो क्या कुछ नया ऐसा? ज्यादातर 1-2 चीजें छोटी सी रहती हैं। अभी रह रही है? कौन कौन सी हसरत रह आप देख गई? लेना पुराना वो। अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ। बहुत सी चीजें आपके मैनिफेस्टो में पूरी हो गई हैं। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में आ गया, वही मॉडल आपका अन्य स्टेट्स में भी आएगा। मुझे लगता है आपको मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी में जरूर जोड़ा होगा। नहीं, सूत्र होते हैं आप जैसे, वो बता देते हैं। चलो अच्छा। क्या विकसित भारत को लेकर जो 2047 के अंदर 100 वर्ष जब आजादी के पूरे होंगे तो विकसित भारत का जो सपना है उसकी रूपरेखा उस पूरे मैनिफेस्टो में दिखाई देगी? मैं अपनी तरफ से असेसमेंट कर रहा हूं।
जो काम हुआ है और जो जहां तक मुझे जानकारी है, पहले 90 दिन में हमने क्या करना है वो भी तय हो गया। मैनिफेस्टो में एक बहुत बढ़िया काम हुआ है राजनाथ जी की सिंह जी की अध्यक्षता में। मैनिफेस्टो अगले 5 साल में हम क्या करना चाहेंगे हर एक फ्रंट पे वो हो गया। 90 दिन का पहला वो हो गया। और आपकी बात बिल्कुल सही है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है विश्व भर में 5वें स्थान पे, कैसे इसको तीसरे नंबर पे लाना है और कौन कौन सी स्कीम्स हमें आगे ले जाना है। मैं आपको एक और भी चीज कह दूं, जहां तक मुझे कई चीजें हम करना चाहते थे पिछले महीनों में, क्योंकि समय नहीं था, वो अब पहले 90 दिन में करेंगे और उसकी जानकारी आपको कल हमने सुबह सुना है तक। प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों को कहा, जिस तरह से वो हर जगह कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू के, वो कहा तीसरे टर्म में मैं वापस आ रहा हूं। आप सबको 100 दिन का काम मांग लिया है कि क्या करने वाले 100 हैं? दिन का 100 काम दिन भी का और 5 काम साल अपने- का जो रोड मैप है हाँ, वो भी बिल्कुल मांग लिया है। क्या दिया आपने 100 दिन में, क्या करेंगे? नहीं, मैं थोड़े ना आपको बताऊंगा क्या, मैंने तो अपनी तरफ से सुझाव भेज दिया है। कल आपको थोड़ा इंतजार करिए, आपको कई शोज करने हैं और कल 12 बजे से लेके मैं नॉन स्टॉप इंटरव्यूज कर रहा हूं। संकल्प पत्र में जो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा बहुत से लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं जो विचारधारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दिन पहले तक जो आपके विचारों को खिलाफ बोलते थे वो आ जाते हैं। 428 लोगों को आपने उम्मीदवार बनाया है। 116 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं। 116, तो ऐसे में आपके कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे? जो आंकड़ा 25% से ज्यादा जाता है। एक सवाल छोटा सा और है, क्योंकि अंजना जी भी हैं। महिला आरक्षण की बात आप लोगों ने की थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, 33% महिलाओं को देने की बात है। 428 में से सिर्फ 68 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जो लगभग 16% है। अगर इतनी ही अच्छी मंशा है तो अभी से चालू कर देते 33% देने का। आपके वेट दोनों क्यों कर रहे हैं? आपके दोनों सवाल बड़े पर्टिनेंट है। मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणिकल या बनिया पार्टी मानी जाती थी। अब एक पैन इंडियन पार्टी हो गई है, जिसकी अपील नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, ओबीसी सारी कैटेगरीज में आ गई। हम लोग थे ही नहीं प्रेजेंट। अब जैसे मैं पंजाब की बात करूं, अब पंजाब में हम लड़े ही नहीं कभी। हम 117 में से सिर्फ 23 सीट लड़ते थे, तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल यह है, वो कमल के सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो लेकर कर रहे हैं। आप आज देखिए, मैं तो, मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी टेररिस्ट भी जो होते हैं, ठूस गैस के बाद वो फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, उसके बाद वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये हमारे जो विपक्षी दल हैं, अगर उनमें से कई लोग हैं जो हमारी तरफ आना चाहते हैं, तो जिसने भी निर्णय लिया उन्होंने व्यक्ति देख के लिया और ये देख के लिया कि वो हमारी पार्टी में काम करेगा। दूसरी बात, कई हम अब निराशा की बात करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं, भाई कईयों को टिकट नहीं मिले, वो कहीं और जाके गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर वो इसलिए कहां नहीं गए? अरे इधर उधर की पार्टी में टिकट मांगने गए। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वो इसलिए नहीं गए कि उन्हें हमारे साथ कोई निराशा है। उनको हमने टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो गए। जहां तक 33% रिजर्वेशन की बात है, सर मैंने आपको पहले भी बोला, पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर वो जो नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी। नहीं, अभी सुनिए, सेंसस जो है डिले हो गया सही माने में कोविड के कारण। सेंसस जब होगा, डिलिमिटेशन होगी, तो 33% सीटें ऐड होंगी। तो अभी 68% ये नहीं है, उसके ये 68 विल बिकम 33% एडिशनल। नहीं तो क्या, नहीं तो अंजना जी आपकी सीट ले जाएंगी तो आप नाराज हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? मेरा आपसे प्रश्न, एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं पलटिए मत सर, हाई स्पीड यू टर्न मत लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो केक है उससे काट के 33% महिलाओं को नहीं देंगे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक सेकंड, पहले जो पुरुष हैं उनको सुरक्षित करेंगे, नहीं, सीटें बढ़ाएंगे। अब दिल्ली में 7 सीटें हैं। अभी आपने बोला, पुष्टि की कि अंजना जी की टिकट उनको मिल जाएगी। आप एनालिसिस में मेरी बात का पतंगड़ बना रहे हैं। सुनिए, मैंने ये कहा, अभी बताता हूं, दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 में से
2 हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, बांसुरी जी और कमलजीत। ओके, अब ये देखिए, हमने यहां पे जब कैंडिडेट चुने, हमने कैंडिडेचर को देखा। अगर कोई तीसरी सीट में कोई कैंडिडेट होती है तो ये 33% से ज्यादा हो जाता, अभी ये स्लाइटली शॉर्ट है। देश भर में एक ट्रांजिशन आ रहा है, देश भर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आने वाले समय में जब ये सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और डिलिमिटेशन हो जाएगी स्टेट असेंबलीज में भी, और अगले चुनाव जो होंगे 2029 के, आप देखेंगे 33% होगी नहीं, उससे ज्यादा भी होगी। मैं तो जहां जाता हूं, मैं अपने यंग वोटर से पूछता हूं, आप लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? ज्यादातर सब अपना हाथ उठा लेते हैं। इसी के साथ अब अंत की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी एक सवाल है, छोटा सा सवाल। अच्छा, हाँ। सर बहुत छोटा सवाल है। राज्यसभा में जितने सदस्य रिटायर हुए या जो सीनियर लोग हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, ज्यादातर लोगों को बीजेपी आला कमान ने कहा चुनाव लड़ने के लिए। हरदीप सिंह पुरी 2019 में अमृतसर से चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव नहीं लड़े, आपने मना कर दिया या पार्टी नहीं, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं भैया। पिछली बारी 2019 में, मतलब आपसे नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछ लिया? नहीं, सबसे नहीं पूछा, कुछ लोगों से नहीं कहा। उन पार्टी का यह निर्णय है कि आपको राज्यसभा में रखना है या लोकसभा में रखना है। पहली बात जो है, आप चाहते थे? नहीं, सुनिए, मेरी जवाब देने दीजिए, फिर मैं अपनी चाहत के बारे में बताता हूं आपको। मैं ऐसी चीजें चाहता हूं, अब ये थोड़ा मिल जाती हैं एकदम। अब ऐसा है, जिनको लोकसभा लड़ने के लिए बोला, ज्यादातर उनकी ऑलरेडी 3 टर्म हो चुकी थी राज्यसभा में। जैसे मनसुख भाई हैं, पीयूष भाई हैं, वो हैं, उनको हो चुकी थी। 2 हुई हैं उनकी। 2 हो गई थी, या तीसरी टर्म में थे, कईयों की 3 टर्म भी हो गई थी। मेरी तो अभी दूसरी टर्म खत्म नहीं हुई भैया, मेरे 3 साल रहते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे कहते कि इलेक्शन लड़ो, मैंने पिछली बारी मेरे को 17 दिन दिए टोटल, एंड आई गॉट 41.6% वोट। अगर अकालियों का सैबोटाज नहीं होता, आज मैं लोकसभा का मेंबर। अकालियों ने आपको हरवा दिया चुनाव? 100%। मेरे को क्या, सबको सैबोटाज करते हैं, वो कोई चाहते ही नहीं है कि सिख चेहरा कहीं वहां खड़ा हो। गठबंधन में रहते हुए हरवा दिया? बिल्कुल। उनका मतलब है, वो कह रहे हैं कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, ये ठेकेदारी उन्होंने अपने आप को दे दी है। मेरे जैसा सिख तो मानने को तैयार नहीं है। मैं ये जाट पापे में नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कि ये कौन है, कहां से आए हैं ये लोग। अभी देखेंगे, बात करेंगे। हाँ, सरदार प्रकाश सिंह बादल एक बहुत बड़े नेता थे, उनके हम लोग सब पांव छूते थे। पर ये जो सक्सेसिव जनरेशन आई है, अपने आप को स्टैंप लगवाना चाहती है कि सिख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कौन से सिख के? मैं तो लंदन में रहा हूं, न्यूयॉर्क में रहा हूं, कौन इनकी लीडरशिप मानता है? इसी के साथ अंत की तरफ चढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब वाले मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा आक्रामक हो रहे थे, लेकिन आपने हर तरह की गेंद पर बल्लेबाजी की। बहुत आक्रामक क्या मतलब है? आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब देना बनता है। मैं कौन होता हूं आक्रमण करने का?